हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम जो अकाउंटिंग की सीरीज कर रहे थे, अब हम उससे ही कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन व्हाट इज द मिनिमम सैलरी और अदर रिम्यूनरेशन पेड टू द पार्टनर एवरी मंथ फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंटेक्ट ऑफ द बिजनेस। आपको बताना है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। तो आपको बताना है कि सैलरी वगैरह पार्टनर्स में कैसे डिवाइड होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड जो है अगर साइलेंट है, ठीक है, साइलेंट है, तो कुछ रूल्स होते हैं। क्या सबसे पहला रूल होता है? नो सैलरी, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। सेकंड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट आपको कैपिटल पे नहीं मिलेगा। थर्ड वन इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ड्राइंग पे। हाँ, सिर्फ 6% एट द रेट ऑफ 6% इंटरेस्ट मिलता है। किस पे? इंटरेस्ट ऑन लोन पे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे। तो अभी हमने पढ़ा कि नो सैलरी, तो ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऑप्शंस क्या है? गलत। 10,000 20,000 10% ऑफ द कैपिटल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 is which of the following needs to be excluded from current asset apart from closing stock to get the balance as liquid asset। आपको बताना है इनमें से करंट एसेट में कौन सा पार्ट नहीं आएगा जो लिक्विड एसेट में नहीं आता है। करंट एसेट सभी हैं बट लिक्विड एसेट कौन सा नहीं है। A is prepaid expense, B is debtor, C is incurred income, D is bill receivable। अब देखिए D जो है बिल रिसीवेबल है, आपका करंट एसेट भी है और लिक्विड एसेट भी है। सी जो है एक्रूड इनकम, वो भी आपका करंट एसेट भी है और लिक्विड एसेट भी है। बी इज डेटर, डेटर भी इज सेम लिक्विड। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस आपका करंट एसेट है लेकिन लिक्विड एसेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट इनमें से कौन सा है? ए अमाउंट रिसीव्ड by way of loans, B money obtained from the sale of goods, C dividend received on investment, D commission and fees received on। कैपिटल जहाँ भी वर्ड सुनोगे तो समझ जाना कि लॉन्ग टर्म, किसी लॉन्ग टर्म चीज की बात होती है। वहीं पे अगर शॉर्ट टर्म की होगी तो रेवेन्यू आ जाएगा। तो कमीशन एंड फीस जो होता है, कमीशन एंड फीस जो होता है, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है? नहीं। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए। सेल ऑफ गुड्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। तो बी सी डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। तो क्या बचा? ए अमाउंट रिसीव्ड बाय द वे ऑफ लोन्स। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। क्या कीमत लगाई जाती है किसी चीज की या सर्विस की रेवेन्यू जनरेट करने के लिए? उसे क्या कहते हैं? ए एसेट, बी प्रॉफिट, सी स्टॉक, डी एक्सपेंस। ए एसेट तो नहीं कहते, प्रॉफिट भी नहीं कहते, स्टॉक भी नहीं कहते, तो क्या कहते हैं? एक्सपेंस। एक्सपेंस इज द कॉस्ट यूज फॉर थिंग्स और सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 5, dash states that accounting report must belong to a common period and use of common unit of measurement and format of reporting। इनमें से कौन सा कहता है कि कॉमन पीरियड होना चाहिए, कॉमन मेजरमेंट का यूनिट होना चाहिए और फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग जो है वो भी कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ए इज रेलिवेंस, बी इज कंपैरेटिबिलिटी, सी इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, डी इज रिलायबिलिटी। तो रेलिवेंस तो नहीं होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी नहीं, रिलायबिलिटी भी नहीं, तो कौन सा कहता है? कंपैरेटिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following accounting concepts eliminate personal biasness and helps in achieving result that are comparable? A is accounting period, B is dual aspect, C is cost, D is consistency। में से कौन सा कंसेप्ट हमें कहता है कि बायसनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए और हमें हमारे रिजल्ट अचीव करने में और कंपेयर करने में हेल्प करता है? ए इज अकाउंटिंग पीरियड, B is dual aspect, C is cost,
डी इज कंसिस्टेंसी, अकाउंटिंग पीरियड तो नहीं कहता, ड्यूअल एक्सपेक्ट कहता है डेट और क्रेडिट साइड होनी चाहिए, कॉस्ट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं, तो कॉस्ट कंसेप्ट होता है वो कंजर्वेटिज्म में ही आता है। ये भी कॉस्ट कंसेप्ट एंड कंजर्वेटिज्म हिस्टोरिक कंसेप्ट जिसको कहा जाता है कि विच एवर इज लो उस पर देखा जाता है। और डी इज कंसिस्टेंसी, तो कौन सा कंसेप्ट कहता है हमें, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि पर्सनल बेसिस पे नहीं जाना चाहिए और रिजल्ट जो है कंपेरेबल बनाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट इज इंक्रीज इन रेवेन्यू गेन इज क्रेडिटेड, increase in capital is credited, increase in expense is debt, increase in liability is credited। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें बेसिक पता होना चाहिए, CLEAR, क्लियर। ठीक, क्लियर में से अब दो चीजें एक्सपेंस और एसेट, और दूसरे आते हैं ये तीन चीजें। इनको क्या होता है, ये जब इंक्रीज होती है ना तो डेबिट साइड पे जाती हैं, ये जब इंक्रीज होती हैं तो किस साइड पे जाती हैं, क्रेडिट साइड पे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इंक्रीज इन रेवेन्यू गेन इज क्रेडिटेड, रेवेन्यू का इंक्रीज होना क्रेडिट होना होता है, करेक्ट। इंक्रीज इन कैपिटल इज करेक्ट, कैपिटल का इंक्रीज होना क्रेडिट होता है, करेक्ट। इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड, एक्सपेंस का इंक्रीज होना वो डेट माना जाता है, करेक्ट। इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिट, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती हैं, ये भी करेक्ट। तो सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट आ रहे हैं। तो क्या आएगा इसका, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, रिटर्न डैमेज्ड ऑफिस स्टेशनरी एंड रिसीव्ड ₹10,000, द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज, ऑफिस स्टेशनरी जो है वो रिटर्न कर दी और 10,000 जो है वो पैसे ले ले, अकाउंट कौन सा क्रेडिट होगा, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट टू ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ऑफिस स्टेशनरी जो है वो क्रेडिट हुई, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ हमारा, ऑफिस स्टेशनरी। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following statements are false? A, first, cash receipts are entered on the credit side of cash book. Second, credit purchase of land is entered in the purchase journal. Third, ledger is a subsidiary book. Fourth, petty cash book is a book having record of small payment. ये पहला ऑप्शन क्या है, कैश रिसिप्ट आर एंटर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। क्या कैश रिसिप्ट हम एंटर करते हैं क्रेडिट साइड, कैश एंटर रिसिप्ट होगा तो एंटर कहाँ पे होगा, क्रेडिट साइड पे होगा, एसेट है ना, तो क्या होगा डेबिट साइड पे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्रेडिट परचेज ऑफ ए लैंड इज एंटर्ड, क्या क्रेडिट परचेज जो लैंड की होती है वो जनरल प्रॉपर में होती है, जी नहीं, वो क्रेडिट परचेज बुक में होती है। ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। लेजर इज ए सब्सिडरी बुक, करेक्ट, लेजर एक सब्सिडरी बुक। पेटी कैश बुक इज बुक ऑफ हैविंग स्मॉल पेमेंट, पेटी कैश बुक के स्मॉल पेमेंट्स होते हैं, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। तो ओनली स्टाइलिस मेरा काम नहीं कर रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड आर incorrect, sorry, bear with me for my stylus. Which of the following statement is true? A, check deposit but not collected will result in decreasing the balance of the cash book when compared to passbook. चेक्स जो डिपॉजिट हुए हैं बट कलेक्ट नहीं हुए अभी तक, क्या वो डिक्रीज करेंगे कैश बुक के बैलेंस को, नहीं करेंगे। फेवरेबल बैलेंस, जो फेवरेबल बैलेंस है एज पर कैश बुक विल लेस देन द पासबुक, क्या कैश बुक का बैलेंस कम होगा, पासबुक का बैलेंस कम होगा ना एज कंपेयर टू कैश बुक जब अनप्रेजेंटेड चेक होंगे, ये क्या है, ठीक है। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द अकाउंट ऑफ द बिजनेस इन द बुक्स ऑफ द बैंक शुड बी अनइक्वलेंट डेट बैलेंस ऑफ द बैंक अकाउंट एज पर द कैश बुक, जो क्रेडिट बैलेंस होगा किसी अकाउंट का वो बिजनेस की बुक्स में जो होगा वो अनइक्वल होगा डेट बैलेंस किसके, कैश बुक के, ये भी गलत है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विल रिड्यूस द बैलेंस एज पर द पासबुक, चेक इशू हुए हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए हैं तो बैलेंस पासबुक का जो है वो रिड्यूस नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर
गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? फर्स्ट इज टू ascertain arithmetic accuracy of ledger, to help locating error, to help in the preparation of final statement, all of these. अर्थमेटिक एक्यूरेसी तो करता है ट्रायल बैलेंस, एरर भी लोकेट करता है और फाइनेंशियल अकाउंट में हेल्प भी करता है, तो सब के सब काम करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है, which among the following will be shown as the debt balance in the trial balance? इनमें से कौन सा जो है डेबिट साइड पे आएगा ट्रायल बैलेंस के? ए इंटरेस्ट पेड, बी लॉन्ग टर्म लोन, सी एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, डी परचेज रिटर्न। कौन सा आएगा इनमें से? इंटरेस्ट पेड। इफ ए क्रेडिट, क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन जर्नल is recorded in purchase book instead of journal property, it is the error of। अगर एक मशीनरी जो है, मशीनरी को हम मानते हैं फिक्स्ड एसेट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट की परचेज जो है वो जर्नल प्रॉपर में लिखी गई परचेज बुक की जगह, तो उस एरर को हम क्या कहेंगे? ए कमीशन एरर, बी कंपनसेटिंग एरर, सॉरी ए कंपनसेटिंग एरर, बी प्रिंसिपल एरर, सी कमीशन एरर, सी ओमिशन एरर, डी कमीशन एरर। तो क्या कहेंगे? ये तो प्रिंसिपल ही गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रेक्टिफाइड टू सस्पेंस अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट कब बनाते हैं? जब ट्रायल बैलेंस की अकाउंट या ट्रायल बैलेंस के अकाउंट मैच ना करे, है ना। तो रिकॉर्ड ऑफ सेल्स रिटर्न टू ललित ऑफ 5000 इन परचेज अकाउंट, ये तो नहीं लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट। ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग सेल्स रिटर्न बाय ललित, ओमिशन एरर आ गया, सस्पेंस अकाउंट में नहीं। सेल रिटर्न टू 5000 बाय ललित रिकॉर्डेड एज 500, ये भी नहीं, ये भी वहीं दिख। अंडरटेकिंग द सेल बुक ऑफ 5000 की सेल बुक का अंडरटेकन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है इन रिलेशन टू द टर्म डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन की टर्म से रिलेट होंगे। इट इज डिक्लाइन इन द बुक ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट की डिक्लाइन है, ट्रू है ये। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बिल्कुल कंटिन्यूस प्रोसेस। इट इज एन अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस तो है ये। अनएक्सपायर्ड कॉस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन सी बार। क्वेश्चन नंबर 16, Dash refer to writing off the cost of intangible asset like patents, copyright, trademark, franchises and goodwills which have the utility for a specific period of time। इनमें से कौन सा राइटिंग ऑफ कहा जाता है? किसका? इंटेंजिबल एसेट का। इंटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं? जिनको हम टच नहीं कर सकते, लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजेस। ए डेप्रिसिएशन, बी डिमिनिटेशन, सी डेप्लीटेशन, डी अमोर्टाइजेशन। तो उसको क्या कहा जाता है? अमोर्टाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following statement is false? A extraction of natural resource like mines, quarries, etc. that reduce the availability of the quantity of the material or asset is terms of depletion। उसको depletion ही कहा जाता है जब माइंस वगैरह में। depreciation does not provide fund for replacement, it is correct। नहीं, ये गलत है। डिप्रिसिएशन का फंड होता है क्योंकि पहले ही हम लोग लिख लेते हैं लॉसेस। डिप्रिसिएशन डिड नॉट नीड चार्ज इफ एन एक्वायर्ड मैनर इज एक्सपायर्ड, ये भी गलत है। डिप्रिसिएशन इज चार्ज इवन इफ द मार्केट इज वैल्यू एसेट इज हायर देन द इट्स बुक, इट इज डी। इसका आंसर जो है बी और सी दोनों ऑप्शंस आएंगे, बट आई विल चेक इट। क्वेश्चन नंबर 18, reserves and surplus are shown on which side and under which head in the balance sheet? रिजर्व और सरप्लस जो है वो कौन सी साइड में शो होते हैं और कौन से हेड के अंडर होते हैं? ए लायबिलिटी साइड एंड अंडर कैपिटल हेड, बी एसेट साइड अंडर इन्वेस्टमेंट हेड, सी लायबिलिटी साइड अंडर प्रोविजन हेड, डी एसेट साइड अंडर कैश इन हेड। तो रिजर्व और सरप्लस किस साइड होते हैं? लायबिलिटी साइड अंडर कैपिटल हेड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, which of the following statement is not true in regard to reserve and provision? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है, मतलब फॉल्स है? किसकी वजह से? रिजर्व और प्रोविजन। ए प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वेयरएज रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, बिल्कुल है। प्रोविजन रिड्यूस टैक्सेबल प्रॉफिट वेयरएज रिजर्व इंक्रीज टैक्सेबल प्रॉफिट,
नहीं है। प्रोविजन कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड वायरस, रिजर्व कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। प्रोविजन इज मेड फॉर द नॉन लाइबिलिटी और एक्सपेंस pertaining to current accounting period whereas reserve is created for strengthening the financial position of the business, right। तो ऑप्शन नंबर बी जो प्रोविजन के बारे में है वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोविजन इज डैश अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है? प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब जर्नल एंट्री है कैश सेल फॉर 225, कैश आया तो डेट होगा, कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, तो क्या आ गया? सेल अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। यहीं पे अगर हमने यहाँ पे होती व्हाट विल बी द एंट्री परचेज एंट्री फॉर कैश परचेज, तो कैश परचेज की एंट्री क्या बनती? परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते और कैश अकाउंट को वहां पे हम क्रेडिट करते। क्वेश्चन नंबर 22, विच अकाउंट विल बी क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर व्हेन द ड्रॉवर गेट बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द बिल? ए बिल रिसीवेबल अकाउंट, बी बैंक अकाउंट, सी डेटर अकाउंट, डी डिस्काउंट अकाउंट। कौन से अकाउंट में होता है? तो ये डेटर अकाउंट में होता है, सॉरी कौन से अकाउंट में होता है? डेटर अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 23, when the bill is endorsed by the drawer in favor of his credit, the entry which entry will be passed in the books of drawer on the maturity of the bill? maturity of the bill पे कौन सी एंट्री पास करेंगे? A is credited account debited to bill receivable account, B is bill receivable account debited to debtor account, C is debtor account to सेल्स अकाउंट, डी इज नो एंट्री। कौन सी एंट्री पास करेंगे जब ड्रॉअर जो है फेवर ऑफ क्रेडिटर, ड्रॉअर जो है एंडोर्स हो जाएगा उसके फेवर क्रेडिटर में, तो क्या करेगा? नो एंट्री विल बी पास, क्योंकि कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हुई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन द बिल इज सॉरी 24, which of the following statement is incorrect अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? ए इट मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, बी इट इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, सी इट इज अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, डी इट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। इट इज करेक्ट, बेनिफिट तो देता है, नॉन रिकरिंग भी है, रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट भी है, मेंटेन अर्निंग्स, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 25. According to Partnership Act 1932, which account is that for the transfer of net loss? Net loss के लिए कौन सा अकाउंट जो है वो उसमें डेट किया जाता है? कौन सा अकाउंट किया जाता है? कैपिटल अकाउंट, सबको ही पता होगा। अब मैच तो फॉलोइंग, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिडक्टेड वैल्यू फ्रॉम एसेट वैल्यूज, एसेट की वैल्यू जो डिडक्ट होती है उसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन, है ना। उसके बाद है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस क्या होता है? अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस जो होता है वो होता है शोन ऑन द एसेट साइड। कौन सी साइड पे शो होते हैं? एसेट साइड पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है शोन एज एडिशनल कैपिटल, है ना, एडिशन टू कैपिटल, कैपिटल के एडिशन में। मैनेजर्स कमीशन शोन ऑन द डेट साइड, तो कौन सा ऑप्शन बनता है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, विच अकाउंट इज डेटेड while recording an outstanding expense? कौन से अकाउंट को डेट किया जाता है जब हम एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड करते हैं? ए कंसर्न्ड एक्सपेंस अकाउंट, बी कैश अकाउंट, सी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, डी कैपिटल अकाउंट। कौन से? ए कंसर्न्ड एक्सपेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर डी, if the insurance premium was paid was 2000 and prepaid insurance for already 500, then the amount of insurance, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया 2000, तो ऑलरेडी पेड है 500 माइनस कर दो, कितना बचा? 1500, तो आप कितना पे कर रहे हैं? 1500। क्वेश्चन नंबर 29, which ratio are calculated for measuring the efficiency of operation of business based on effective utilization of energy? A is liquidity ratio, B is
सॉल्वेंसी रेशियो, सी इज एक्टिविटी रेशियो, डी इज प्रॉपर्टी रेशियो। कौन सा रेशियो यूज होता है? तो वो होता है एक्टिविटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ऑल्सो टर्म्ड एज लीवर्ज रेशियो। इसमें से किस रेशियो को लीवर्ज रेशियो कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? डेट इक्विटी रेशियो को, सॉल्वेंसी रेशियो को, प्रोपराइटी रेशियो को, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को। किसको कहा जाता है? डेट इक्विटी रेशियो को। थैंक यू सो मच।